तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स दैट इज नोन एज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या टायरोसिन काइनेजेस रिसेप्टर। जो पहला कैटेगरी था वो क्या था? लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल या आयन चैनल, या नाम देते हैं उसे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। दूसरा है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो और ये तीसरा है आपका क्या? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, या इसको हम एक नाम और देते हैं क्या? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपकी सेल है, ये सेल के बाहर का सेगमेंट, ये अंदर का सेगमेंट। अब सेल की सरफेस में ये रिसेप्टर मौजूद है, सेल की सरफेस में ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका? इसे हम नाम देंगे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये भी क्या है? लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल। प्रोटीन के मॉलिक्यूल या सिंपल सा पॉलीपेप्टाइड, एक ये और एक ये। इसमें अमाइनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन। टायरोसिन के रेजिडू लगे हुए हैं। अब हमारे बॉडी में जितने भी इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं, वो सारे के सारे कैसे काम करते हैं? वाया एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के। जो इनकी फिजियोलॉजी है उसी बेसिस पे आपका इंसुलिन रिसेप्टर या ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स वगैरह काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि सेल एक ये देखेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल, और दूसरा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। इनके इनर सरफेस पे अमाइनो एसिड्स लिंक हैं, कौन सा? टायरोसिन टायरोसिन टायरोसिन। ये तीनों, टायरोसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड। ये बाहर क्या लगा हुआ? सिग्नल बाइंडिंग साइट या कह दो लिगेंड बाइंडिंग साइट। इधर भी क्या है आपका? सिग्नल बाइंडिंग साइट या लिगेंड बाइंडिंग साइट। शुरुआत में क्या होगा कि ये दोनों यूनिट अलग अलग होगी। जब ये दोनों यूनिट अलग अलग होगी तो वो क्या होगी? इनएक्टिवेटेड। जब ये दोनों, ध्यान रखिए, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या है? इनएक्टिवेटेड। अब एक एंजाइम होता है काइनेज। वो जो काइनेज एंजाइम है, काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है। एक से उठाएगा, दूसरे पे लगा देगा। काइनेज एक एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम का रोल है। क्या रोल है? जब ये अलग अलग होंगे तो वो इनएक्टिवेटेड फेज में है। अब क्या होगा? कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो रेड वाला दिखाई पड़ रहा है साइड में, ये रेड वाले क्या है? लिगेंड मॉलिक्यूल या कह दो सिग्नल मॉलिक्यूल, इंसुलिन के हार्मोन या ग्रोथ फैक्टर। ये सब जब जा करके यहाँ पे जुड़ेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए, ये आके यहाँ जुड़े। जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ेंगे तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी तो अब क्या बन जाएगा? डाइमर। अब क्या बन गया? डाइमर। पहले दोनों यूनिट, दोनों प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अलग अलग थी, इनएक्टिवेटेड फेज में थी। उसके इनर साइड में टायरोसिन अमाइनो एसिड लिंक था। जब सिग्नल मॉलिक्यूल
दोनों पॉलीपेप्टाइड पे आके ज्वाइन किया तो दोनों यूनिट एक दूसरे से फ्यूज हो गई, क्या बन गया, डाइमर। अब इसके बाद क्या होगा, सेल के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे किसके, एटीपी के, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल इससे जाके टकराएगा, इस टायरोसिन से, और जब टकराएगा तो जो एंजाइम था काइनेज, उस काइनेज एंजाइम की वजह से फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से अलग हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप जब एटीपी से अलग होगा तो वो जाके अटैच हो जाएगा किससे, टायरोसिन से। तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहां लग जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां, एक फॉस्फेट ग्रुप यहां, ऐसे 3 फॉस्फेट ग्रुप इधर। मतलब एटीपी के 6 मॉलिक्यूल आएंगे, वो इस डाइमर से टकराएंगे, और इस डाइमर के पास ही एक एंजाइम होगा काइनेज। वह काइनेज एंजाइम एटीपी से एडीपी को अलग कर देगा और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को थायोटायरोसिन से जाकर के जोड़ देगा, कुछ इस तरीके से। अब ये सिस्टम कैसा हो गया, अब ये सिस्टम हो गया एक्टिवेटेड। अब ये सिस्टम क्या हो गया, एक्टिवेटेड। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये फॉस्फोराइलेटेड डाइमर फुल्ली एक्टिवेटेड। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, एक्टिवेट। अब इसके बाद क्या होगा कि सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पहले से मौजूद होंगे, सेल के अंदर बहुत से प्रोटीन के मॉलिक्यूल पहले से मौजूद होंगे, विच बिहेव लाइक एन एंजाइम, जो कि किस तरीके से वर्क करेंगे, एज ए एंजाइम। जैसे ये ब्लू वाला देखिए, अब ये ब्लू वाला इस सिस्टम से जाके जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज। वह कन्फर्मेशनल चेंज क्या करेगा, वह कन्फर्मेशनल चेंज आपके सेल के अंदर कोई सेलुलर रिस्पांस को जनरेट करेगा। ये सिंपल सा मतलब क्या है कि सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे, वो इनएक्टिव फेज में थे। जब ये टायरोसिन काइनेज वाला डाइमर एक्टिवेट हो गया तो वो एंजाइम के मॉलिक्यूल यहां आकर के डाइमर से टकराए। जब ये टकराए तो जो ग्रीन वाला एंजाइम सेक्शन था उसमें क्या हो गया, कन्फर्मेशनल चेंज। जब ये कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अब इसके एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, सेलुलर रिस्पांस, सेलुलर रिस्पांस 1। अब आपकी सेल में तमाम रिस्पांस होते हैं भाई। अगर तुम्हारी सेल है तो वो सेल कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिस्पांस, रिलैक्स हो गई, दूसरा रिस्पांस, सेल ने कोई हार्मोन रिलीज किया, तीसरा रिस्पांस, सेल ने एक्सपेंड किया, चौथा रिस्पांस, सेल ने अपने अंदर डीएनए को बढ़ा दिया, पांचवा रिस्पांस। तो ये अलग अलग रिस्पांस है। इन रिस्पांस के होने के लिए क्या जरूरी होता है, एंजाइम। वो एंजाइम पहले किस फॉर्म में था, इनएक्टिवेटेड। जब ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटेड हुआ तो वो एंजाइम जाकर के टायरोसिन काइनेज से टकराए, और जब टकराए तो उनमें क्या हो गया, कन्फर्मेशनल चेंज। ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है, देखो अभी आगे देखिए इसमें क्या है। ये मॉलिक्यूल, ये ब्लू वाला इनएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इनएक्टिव एंजाइम है। जब ये टकराया तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, कन्फर्मेशनल चेंज। इसका 3 डायमेंशनल शेप कुछ चेंज हो गया, कन्फर्मेशन कुछ चेंज हो गया। ब्लू वाले फेज में जो कैसा था, इनएक्टिव, और ग्रीन वाले में क्या हो गया, एक्टिव। इसके बाद ये जो एक्टिव फेज है इसने क्या दिया, एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस। ऐसे ही कोई दूसरा एंजाइम आकर के इससे टकरा गया, जैसे यहां देखिए दूसरा एंजाइम इससे हिट किया, उसमें भी कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, उसने क्या दिया, दूसरा रिस्पांस देगा वो, ये दूसरा रिस्पांस देगा, सेलुलर रिस्पांस 2। ऐसे ही सेलुलर रिस्पांस 3। जितने एंजाइम के मॉलिक्यूल से जाकर के हिट करेंगे या प्रोटीन के मॉलिक्यूल से हिट करेंगे, उतने डिफरेंट डिफरेंट सेलुलर रिस्पांस जनरेट होंगे। अब ये जो है, मैंने आपको बताया कि एंजाइम या प्रोटीन का मॉलिक्यूल जाकर के हिट करेगा, उससे क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज आप लोग बार बार पढ़ोगे,
जब भी बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो तो कन्फर्मेशनल चेंज बार बार आता है। ये कन्फर्मेशनल चेंज क्या चीज है? कन्फर्मेशनल चेंज कहने का क्या मतलब हो गया कि जो आपका बायोमोलिक्यूल है, उस बायोमोलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, वो फंक्शनल ग्रुप में कुछ चेंज हुआ, उनका कुछ थ्री डायमेंशनल चेंज हुआ। थ्री डायमेंशनल चेंज हुआ तो उससे क्या हो गए, वो एक्टिवेट। जैसे सिंपल सा, आप क्लासरूम में बैठे हैं, मैंने आपको कहा आप मुर्गा बन जाए, तो जब आप मुर्गा बन गए तो आपका थ्री डायमेंशनल शेप कुछ चेंज हो गया। अब उस कंडीशन में मैं आपसे कहूं कि आप लंच करें, डिनर करें, एग्जाम दें, सेशनल दें, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। अब मैंने आपसे क्या कहा फिर कि जाइए आप सीट पे बैठ जाइए और आराम से लिखिए, बाहें वगैरह अपनी एकदम कॉलर वगैरह टाइट कर लो और आराम आराम से बैठ के लिखो। अब क्या हो गया, तुम्हारा थ्री डायमेंशनल शेप चेंज हो गया। पहले ही तुम भी थे, पहले ही तुम भी, मतलब तुम ही पहले भी थे, तुम ही अभी भी हो, लेकिन पहले थ्री डायमेंशनल शेप कुछ अलग था, अब थ्री डायमेंशनल शेप कुछ अलग है। अब एक्टिव फेज में आ गए हो, उस समय इनएक्टिव फेज में। तो ऐसे ही यहाँ भी है। यहाँ क्या है कि जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है, शुरुआत में कैसा था, इनएक्टिव फेज में। जब वो हिट किया टायरोसिन रेजिड्यू से तो किसमें आ गया, एक्टिव फेज में। और एक्टिव फेज में आने के बाद उसने स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस दिया। इसमें क्या आते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, वेरियस ग्रोथ फैक्टर। अब सपोज दैट ये इंसुलिन रिसेप्टर है, मान लिया तो क्या होगा, इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ आकर के जुड़ेगा, ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, अंदर तमाम एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। जब एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना, या बॉडी की जो ग्लूको ब्लड सिस्टम में ग्लूकोज को सेल एक्सेप्ट करने लगे, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल थोड़ा डाउन जाए। तो क्या होगा, सेलुलर रिस्पांस आएगा, जो सेल्स होंगी वो बाहर से ग्लूकोज को इनटेक करना शुरू कर देंगी। जब ये इंसुलिन हट जाएगा तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा। आप एक बार दोबारा सुनिए इस चीज को। क्या, खुले में मत रखो, जो मेरी हाँ दराज में डाल दो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? बोलो भाई। यस। अच्छा, जो मैं एरो दिखा रहा हूँ वो एरो जा रहा है, कर्सर जहां दिखा रहा हूँ वो जा यस रहा है? सर। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग साइलेंट रहिए। आप देखिए, जैसे ये इसका पूरा डायग्राम है, इसमें क्या है, ये आप देखेंगे, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड, एक एनोटेट कर दी क्या, एनोटेट में स्पॉटलाइट, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? सिग्नल मॉलिक्यूल इससे आकर के जुड़ा, ऐसे ही इधर भी होगा, सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ गया। सिग्नल मॉलिक्यूल देखो, ये एक, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में। ये रिसेप्टर्स की तीसरी फैमिली है। इसमें क्या होगा कि सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन में तमाम पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कहने का मतलब क्या, तमाम राड, तुमने क्या किया, अपने घर की दीवार में दो राड घुसेड़ दिया, ठीक है, ये वो राड है। उस राड का जो बाहरी पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, सिग्नल बाइंडिंग डोमेन या सिग्नल बाइंडिंग साइट, क्योंकि वहीं पे आकर के जो आपका बायोमोलिक्यूल है, सिग्नल है, सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर आकर के जुड़ेंगे। अंदर क्या है आपका, अंदर की तरफ, अब क्योंकि ये एक यस। पॉलीपेप्टाइड चेन है,
तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन किससे मिलकर बनी होगी? वेरियस अमाइनो एसिड से। भाई पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब क्या? एक प्रोटीन चेन। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे इंटरनल सरफेस पे अमाइनो एसिड मौजूद है। कौन? टायरोसिन। टायरोसिन, इधर भी टायरोसिन। अभी जब ये दोनों हेलिक्स, जब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड अलग अलग हैं तो किस फेज में है? इनएक्टिव। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनएक्टिव मोनोमर्स। क्या है ये? इनएक्टिव मोनोमर्स। ये बेसिकली है क्या? टायरोसिन काइनेज प्रोटीन। ये एक टायरोसिन काइनेज प्रोटीन है, ये दूसरा एक टायरोसिन काइनेज प्रोटीन है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनएक्टिव है। जैसे आप दो तीन लोगों की सर्किल हो, क्लोज फ्रेंड्स, अलग अलग हो तो उत्पाद नहीं करोगे, पास पास आ जाओगे तो पढ़ाई करोगे, एक्टिव फेज में आ जाओगे। तो सिंपल सा ऐसे ही टायरोसिन काइनेज प्रोटीन के दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, किस फेज में है? इनएक्टिव। अभी इनको हम क्या नाम देंगे? इनएक्टिव मोनोमर। क्या नाम देंगे? इनएक्टिव मोनोमर। इनके बाहरी सरफेस पे क्या है? सिग्नल बाइंडिंग साइट। अंदर वाले पोर्शन पे क्या जुड़ा हुआ है? टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। अब क्या होगा? अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं ये जा करके इससे जुड़ जाएंगे। जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे तो ये दोनों टायरोसिन काइनेज प्रोटीन के जो रॉड थी वो एक दूसरे के पास पास आ गई। जब पास पास आ गई तो अब क्या बन गया? डाइमर। क्या बन गया? डाइमर। जब ये मोनोमेरिक फेज में थे तो इनएक्टिव थे, जब ये डाइमर फेज में आ गए तो क्या हो गए? एक्टिव। डाइमर फेज में जब ये एक्टिव हो गए, अब क्या हो गया? एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेज रीजन। अब ये क्या है? ये पूरा एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेज रीजन। काइनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि एटीपी का ट्रांसफर करवा देना। काइनेज एंजाइम क्या काम करता है? एक से एटीपी लेता है और दूसरी जगह उसे, सॉरी, एक से, काइनेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाना। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होता है? एटीपी के पास। तो काइनेज क्या काम करता है? एटीपी से एक फॉस्फेट लेगा और दूसरी जगह जाकर के उसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या है? एक्टिवेटेड टायरोसिन काइनेज प्रोटीन या रीजन। अब क्या हो गया? इससे 6 एटीपी के मॉलिक्यूल टकराएंगे। जब टकराएंगे तो 6 फॉस्फेट अलग होगा। ये छयों के छयों फॉस्फेट जाकर के जुड़ जाएंगे हर किसी टायरोसिन मॉलिक्यूल से। अब आपका ये जो टायरोसिन काइनेज का डाइमर था, ये डाइमर क्या हो गया? फुल्ली एक्टिवेटेड। फुल्ली एक्टिवेटेड। ये जो रिसेप्टर था ये आपका क्या हो गया? फुल्ली एक्टिवेटेड। अब ये जब ये एक्टिवेट हो गया तो सेल के अंदर तमाम इनएक्टिव प्रोटीन मौजूद थे। ये इनएक्टिव प्रोटीन है। ये इनएक्टिव प्रोटीन इस फॉस्फेट से जाकर के टकराए और एक्टिव मोड में आ गए। फॉस्फेट से टकराए, एक्टिव मोड में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। उस कन्फर्मेशनल चेंज ने क्या किया? पहले वाले ने सेलुलर रिस्पांस 1 दिया, दूसरे वाले ने सेलुलर रिस्पांस 2 दिया, हो सकता हो तीसरा जुड़ जाए सेलुलर रिस्पांस 3 दे, चौथा जुड़ जाए सेलुलर रिस्पांस 4 दे, पांचवा सेलुलर रिस्पांस 5 दे, छठवां सेलुलर रिस्पांस 6 दे। ये सेलुलर रिस्पांस क्या है? सेलुलर रिस्पांस कहने का मतलब ये, सपोज दैट यहाँ अगर सिग्नल मॉलिक्यूल इंसुलिन होता तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन हमारे बॉडी में मौजूद प्रत्येक सेल से कहता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज लबालब बहे जा रहा है, आप इस ग्लूकोज को इनटेक करें और उससे एनर्जी प्रोडक्शन करें। तो ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल आकर के उससे जब जुड़ेगा तो ये पूरा कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो उससे क्या आएगा? सेलुलर रिस्पांस 1। उस सेलुलर रिस्पांस 1 के तहत क्या होगा कि जो सेल है हमारी, वो सेल बाहर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को इनटेक करेगी और इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करेगी इन द एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर है?